नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 36 पार्ट 3 करने वाले हैं। डेरिवेटिव मार्केट के बारे में ये चैप्टर है। तो हमने देखा था भाई डेरिवेटिव फॉरेक्स मार्केट में चार तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक, और एक होता है ऑप्शन, एक होता है स्वैप, जो आगे के लेक्चर में करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने देखा था दो तरीके के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। भाई ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होता है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ओवर द काउंटर भी होता है, ओटीसी भी होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड भी होता है। ओवर द काउंटर में आपका आता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट का फ्यूचर, और जो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है ये करेंसी फ्यूचर होता है। सारी बातें हमें डिस्कस करनी है, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा धैर्य से समझते चलेंगे, चीज़ें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मज़ा भी आएगा। जैसे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। A forward foreign exchange contract is one that covers a transaction which is executed today at a rate agreed today, but settlement take place at an agreed future date. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? याद होगा आपको, मैंने बताया था कि भाई सेटलमेंट के आधार पर चार तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब चार तरीके के सेटलमेंट होते हैं। एक कैश बेसिस पर सेटलमेंट होता है, एक टर्म बेसिस पर होता है, एक स्पॉट बेसिस पर सेटलमेंट होता है, और फिर जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैश बेसिस पर मतलब टुडे, आज ही के दिन में डील करी और आज ही सेटलमेंट हो गया, टुडे हो गया। टर्म होता है टुमारो, एक दिन बाद, आज खरीदारी करी कल सेटलमेंट होगा। स्पॉट होता है T+2, यानी आज खरीदारी करी कल नहीं परसों सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो से यहाँ पर हमने मंडे को डील करी, मंडे को, और मंडे को ही सेटलमेंट हो गया, तो इसे कैश बोलेंगे। अगर हमने मंडे को डील करी और सेटलमेंट ट्यूसडे को होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टर्म सेटलमेंट। और अगर हमने मंडे को डील करी और वेडनेसडे को सेटलमेंट होता है, तो उसे बोलते हैं स्पॉट सेटलमेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि सारे दिन वर्किंग है, हर दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बैंक खुला हुआ है। अब सर इसके बाद में, यानी कि वेडनेसडे के बाद में कभी भी सेटलमेंट हो, तो उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड सेटलमेंट कह सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने मंडे को कॉन्ट्रैक्ट किया और ये थर्सडे को सेटल होता है, तो भी फॉरवर्ड कहिए। अगर ये फ्राइडे को, आने वाले फ्राइडे को सेटल होता है, तो भी इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहिए। सैटरडे को सेटल होता है, फिर संडे को होता है, अगले 1 महीने बाद होता है, 15 दिन बाद होता है, 20 दिन बाद होता है, 30 दिन बाद होता है। कुल मिलाकर के सर स्पॉट छोड़ दीजिए। उसके बाद भविष्य में अगले 200 साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, कभी भी सेटल में हो, तो उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो डेफिनेशन के हिसाब से ही चल लेते हैं, आगे एग्जांपल भी दिया हुआ। तो अब फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही बात है। तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज वन दैट कवर्स अ ट्रांजेक्शन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक ट्रांजेक्शन को कवर किया जाता है, जो कि एग्जीक्यूट की जाती है आज ही एग्जीक्यूट की जाएगी, और रेट जो होगा वो आज ही एग्री किया जाएगा। लेकिन उसका जो सेटलमेंट होगा सर, वो किसी फ्यूचर डेट पर होगा। ठीक है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज कैलकुलेटेड एज ए कम्बिनेशन ऑफ स्पॉट एक्सचेंज रेट, यानी कि आज क्या रेट है, एंड इंटरेस्ट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड करने में कौन से फैक्टर काम आते हैं, तो दो चीजें। पहला, आज का रेट जिसे स्पॉट एक्सचेंज रेट कह देते हैं, प्रेजेंट रेट, और प्लस इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है दोनों करेंसी का। इन दोनों की सहायता से फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। दोनों करेंसी क्यों कहा भाई? जैसे मान लो $1 जो है 70 रुपीज का है, यही तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है, तो इसमें डॉलर भी इन्वॉल्व है, रुपए भी इन्वॉल्व है, तो दो करेंसी इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब एक एग्जांपल देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में। फॉर एग्जांपल, कंसीडर एन इम्पोर्टर हु हैज़ टू मेक अ यूएसडी पेमेंट 6 मंथ, मान लीजिए 30 जून 2027 को, फ्रॉम नाउ, आज 1 जनवरी 2027। तो हम इन्होंने कहा कि भाई मान लो एक इम्पोर्टर है, तो पेमेंट करनी है, ठीक है,
आज से 6 महीने बाद करनी है। आज कितनी तारीख है? मान लेते हैं 1 जनवरी 2027 है और 6 महीने बाद करनी है। जून जो है 2027 को उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन है? इम्पोर्टर। इम्पोर्टर कौन होता है सर? जैसे मान लीजिए आपने कार मंगवा ली विदेश से, तो अगर आपने इम्पोर्ट की है कार, वहाँ से कार आएगी, यू गेट द कार, बदले में आपको क्या करना होगा? डॉलर देना होगा, डॉलर यू हैव टू पे। क्या करना होगा? डॉलर पे करना होगा भाई, कार खरीदी है तो डॉलर पे करना पड़ेगा। वही बोल रहा है कि एन इम्पोर्टर हु हैज़ टू मेक अ यूएसडी पेमेंट, इसीलिए वो कह रहा है कि उसे मेक यानी कि यूएसडी की पेमेंट करनी है, पैसे आने नहीं है, जाने हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टर के केस में पैसे आते हैं, सॉरी जाते हैं। इम्पोर्टर के केस में पैसे जाते हैं, भाई हमने कार इम्पोर्ट की है, तो हम डॉलर पे करेंगे। अगर हमने गेहूँ एक्सपोर्ट किया होता, हमने मान लीजिए बादाम एक्सपोर्ट किया होता, तो बदले में हमको डॉलर मिलते। वही चीज़ है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि उसको पेमेंट करनी है, कितने की? 6 महीने बाद पेमेंट करनी है। थस इम्पोर्टर वुड हैव टू बाय यूएसडी एग्जैक्टली 6 मंथ फ्रॉम नाउ। अब ऐसे में इम्पोर्टर को 6 महीने बाद डॉलर खरीदना होगा। ये क्या चल रहा है? थोड़ा एग्जांपल से समझते हुए, रिलेट करते हुए चलिए। मान लीजिए एक यूट्यूबर है, उसने जो है विदेश से कार खरीदी, विदेश से कार खरीदी हुई है। तो एक कार उसकी आ गई इंडिया में। नाउ ही हैज़ टू मेक द पेमेंट ऑफ डॉलर। भाई मान लो $1,00,000 की उसकी कार है, तो 1 लाख डॉलर पेमेंट करनी होगी। $1,00,000 उसे विदेश में भेजना होगा। पर उसके पास डॉलर है नहीं, वो तो कमाता रुपए में है। तो वो क्या करेगा? बैंक जाएगा और बैंक से अपना रुपया दे करके बदले में डॉलर खरीदेगा, बाई करेगा। तभी तो उसके पास डॉलर आएँगे। भई जब जाओगे ब्रांच में, जैसे तुम्हारे पास डॉलर नहीं है, तुम्हें अमेरिका घूमने जाना है, तुम्हें ठीक है, स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना है, तुम्हारे पास डॉलर नहीं है, तो क्या होगा? तुम 10 लाख रुपए लेकर गए या 1 लाख रुपए लेकर गए, बदले में डॉलर लेकर चले आए। तो तुमने क्या किया? रुपए बेचा और डॉलर खरीदा, ठीक? तो वही बोल रहा है कि ही हैज़ टू बाय यूएसडी, तो उसे आज से 6 महीने बाद डॉलर खरीदना पड़ेगा। अब समस्या क्या हुई? भई आज रेट चल रहा है मान लो ₹70 का, अब पता नहीं 6 महीने बाद हो सकता है ₹75 का हो जाए। पॉसिबल है कि आज स 70 का रेट चल रहा है, 6 महीने बाद क्या पता 75 हो जाए, क्या पता 90 हो जाए, क्या पता 100 हो जाए, ठीक है? तो यहाँ प्रॉब्लम है उसके सामने। हाउएवर ही इज़ नॉट श्योर व्हाट द यूएसडी आईएनआर रेट वुड बी एट दैट टाइम, यानी कि उसे नहीं श्योर है कि भाई आज से 6 महीने बाद 30 जून 2027 को यूएसडी आईएनआर का रेट क्या चलने वाला है। आज 70 है, कल 75 हो जाए, 100 हो जाए, क्या पता, ठीक है? तो विकल्प क्या है भाई? यहाँ पर मान लो मुझे नहीं पता है कि भविष्य में क्या रेट होगा, तो हम भई आज जो है $1 इज़ ₹70 का और भविष्य में $1 इज़ मान लो ₹100 का हो जाता है, उदाहरण देता हूँ। तो इससे कैसे बचें? ₹100 का हो जाएगा, घबराहट हो रही है मन में, तो क्या विकल्प है? तो विकल्प ये है सर कि आज ही बैंक में जाया जाए, आज चले जाओ बैंक में और उनसे बोलो कि आज से 6 महीने बाद हमको जो है, आज से 6 महीने बाद हमको डॉलर खरीदने का है। तो बैंक बोलेगा ठीक है सर, आइए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, जिसमें मैं आपको आज से 6 महीने बाद $1 आपको ₹72 का दे दूँगा। अब चाहे वो डॉलर उस समय ₹100 का भी हो जाए, बैंक आपको ₹72 में ही देगा, ठीक है? और चाहे डॉलर उस समय ₹20 का हो जाए, तो भी बैंक आपको 72, ठीक है? ये तो वही बोल रहा है कि उसको श्योर नहीं था भाई कि जो है रेट क्या हो जाएगा, हेंस क्या होता है, इसलिए इम्पोर्टर एंटर इंटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टुडे। वो क्या होगा, आज जो है 1 जनवरी 2027 को ही वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसके साथ? बैंक के साथ, बाई करने के लिए यूएसडी आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद वो डॉलर बाई करेगा एट ए प्री डिटरमाइंड रेट, जो रेट आज ही डिसाइड हो जाएगा, ठीक है? तो हमने आज जो है जाकर के बैंक से बात की, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रेट आज ही डिसाइड कर लिया कि 6 महीने बाद क्या रेट लगाएँगे, ठीक? उसके बाद में thus a forward contract is an agreement where two parties agree to a specified trade at a specified point in future। वही बात फिर से कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर दो पार्टियां एग्री होती हैं किसी विशेष ट्रेड के लिए और विशेष समय पर उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि मान लीजिए कंसिडर द फॉलोइंग, अभी 30 जून 2027 को डॉलर का रेट और आईएनआर का रेट ये है, स्पॉट रेट 74.32 चल रहा है। ये किस डेट का है? 30 जून 2027 को यदि कोई डॉलर खरीदने आएगा तो उसको ये रेट लगेगा, $1 इतने का बनेगा। अगर 1 महीने बाद 1 मंथ फॉरवर्ड में खरीदना चाहेगा तो इतने का बनेगा।
3 महीने बाद यानी कि 30 जनवरी से 3 महीने बाद अगर खरीदेगा तो ये रेट कोट किया जाएगा। 30 जनवरी 2027 से यदि 6 महीने बाद वो खरीदेगा तो 77.12 ये बैंक के फॉरवर्ड रेट लिखे, ठीक है? तो अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है, अभी आज क्या डेट है भाई, एग्जांपल के हिसाब से 30 जनवरी 2027, वो बोलता है कि सर आज से 6 महीने बाद मुझे डॉलर बाई करने हैं। तो बैंक बोलता है कोई नहीं, बिल्कुल बाई करिए, हम आपके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम 77.12 रुपीज़ में आपको $1 जो है दे देंगे। यही एग्रीमेंट हो जाएगा। अब 30 जनवरी से 6 महीने जब बीतेगा तो मेरे ख्याल से 30 जुलाई आ जाएगी। 30 जुलाई 2027 जिस दिन आएगी, उस दिन आप जो है 77 रुपीज़ 12 पैसे लेकर जाइएगा और बदले में $1 लेकर चले जाइएगा। बैंक आपको $1 दे देगा। यही होता है सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बस इसमें कुछ रॉकेट उड़ाने जैसा बचता है। फिर है आगे, इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड डायरेक्टली बाय द बायर एंड सेलर। तो भाई इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नेगोशिएट किया जाता है बायर और सेलर के बीच में। जनरली यहाँ पर बायर या सेलर में से कोई ना कोई एक बैंक होता है, ठीक है? तो बैंक, ठीक है, तो बायर या सेलर दोनों आपस में सामने ओटीसी है ना, बोलते नहीं, ओवर द काउंटर, आमने सामने बैठ करके। तो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटेड होता है डायरेक्टली बायर और सेलर के बीच में। इट इज एन ओटीसी, ओवर द काउंटर एग्रीमेंट होता है ना? होगा कि नहीं होगा ओटीसी भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? बायर और सेलर आमने सामने बैठ करके अगर डिस्कस कर रहे हैं, ओटीसी होगा, ठीक। उसके बाद में ओटीसी का एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ओवर द काउंटर। जैसे अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और आपने बोला कि भाई हमको जो है झंडू बाम दे दो, हमको विक्स दे दो, या हमको जो है इनो दे दो, तो मतलब ये क्या चीज़ है? ये ओटीसी आइटम है। मतलब कहने का इसके लिए डॉक्टर की किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे गए काउंटर पर बोला कि हमें इनो दे दो, उसने दे दिया, बात खत्म हो गई। दैट्स ओटीसी। जनरल लाइफ में भी ओवर द काउंटर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? तो ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टेलर्ड टू सूट द नीड ऑफ ईच पार्टी। इस ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट की यही खासियत होती है कि जो भी शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो दोनों पार्टियाँ आपस में मिल कर के खूब अच्छे से डिस्कस करें। जैसे मैंने आपको बताया था, घर पे शादी होनी है, तो चाहे नाश्ते में जो रखना चाहो वो रखवा लो आप अपनी तरफ से, कोई मनाही नहीं है। आपको पनीर के पकौड़े खाने हैं, अवेलेबल होंगे। आपको प्याज के पकौड़े खाने हैं, अवेलेबल होंगे। यही इसकी सबसे खासियत होती है। नो मनी चेंजेज हैंड्स व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट नेगोशिएटेड इन सेटल एट मैच्योरिटी। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनी हैंड नहीं चेंज करती है जब कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया जाए। इट इज सेटल्ड एट मैच्योरिटी। जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पर कोई किसी को कुछ रुपए दे नहीं रहा है। जैसे अभी अपन ने बात करी थी, वही हम आपको $1 6 महीने बाद 77.12 रुपीज़ का देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हो गया है, ना तो किसी ने डॉलर दिया और ना किसी ने रुपए दिए, कुछ नहीं दिया आपस में, कोई एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होती, ठीक है? ये कब होगा? जब 6 महीने बीत जाएँगे और वो डेट आ जाएगी 30 जुलाई वाली डेट, 6 महीने बाद वाली नाउ। अब आप रुपए दोगे बैंक को, बैंक आपको बदले में डॉलर देगा। फिर है, यानी कि सेटल, जब मैच्योरिटी होती है तब सेटलमेंट होता है। सेटल मतलब दोनों एक दूसरे से, नाइदर पार्टी कैन वॉक अवे यूनिलैटरली फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बोथ पार्टीज आर ऑब्लाइज्ड टू फिल देयर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। भाई कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकती। मतलब यूनिलैटरली, मतलब मेरा मन है, अब नहीं मन हो रहा है मुझे डॉलर नहीं खरीदना है, ऐसा कोई काम नहीं है। या बैंक ने बोला कि अब हम तुमको बेचेंगे नहीं, नथिंग लाइक दैट, ओके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है सर, ध्यान रखिएगा कि दोनों पार्टियों पर ऑब्लिगेशंस होती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही होगा, आप पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है? In the Indian context, all forward contract booking must be with a genuine underlying in the form of firm order, letter of credit, documentary bill। मतलब ये बोलते हैं कि अगर भाई आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बुकिंग करनी है तो कुछ ना कुछ सबूत दो, सबूत दो। जैसे वो बोल रहा था, मैंने अभी बोला ना कि एक व्यक्ति है, उसने कार इंपोर्ट करी हुई है, तो उसने कार इंडिया में मंगवाई हुई है, बदले में ही नीड टू पे $1 लाख, $1 लाख उसको अमेरिकन को पे करना है। भाई अगर कार मंगवाई है और $1 लाख पे करना है, इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ तो आया होगा, बिल आया होगा, इनवॉइस आई होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट आया होगा, डॉक्यूमेंट्री बिल आया होगा, कोई कुछ तो प्रूफ होगा भाई कि कार आई है और बदले में इतना रुपए जाने हैं, वो देने पड़ते हैं। बस ये इतना कहने का वही चीज़ है कि भाई ऑल द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बुकिंग आप करिए, लेकिन उसके लिए जेन्युइन अंडरलाइंग आपको देना पड़ेगा, यानी कि प्रूफ के तौर पर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक्ड विथ जेन्युइन अंडरलाइंग आर फ्रीली कैंसिलेबल एंड रीबुक्ड एंड द एक्सचेंज गेन कैन बी पास टू द कस्टमर। मतलब ये बोलते हैं कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर अंडरलाइंग यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर डॉक्यूमेंट्री बिल है, इनवॉइस है, अगर वो जेन्युइन है तो ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को जब चाहो तब कैंसिल कर सकते हो, जब चाहो तब रीबुक किया सकता है। यानी क्या कह रहा हूँ, मान लो अपना जो है, हमने कहा भाई आज से 6 महीने बाद मुझे जो है $1,00,000 बाई करने हैं 77.12 रुपीज पर डॉलर के रेट से। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, कार हमारी आ रही थी, नाव डूब गई, कार हमारे तक पहुंची नहीं। जब हमारे तक कार नहीं पहुंची तो हम पेमेंट क्यों करेंगे? तो पता चला ये 5 महीने बाद पता चला कि सर कार आपको डिलीवर नहीं हो। अब हम तो कॉन्ट्रैक्ट किए बैठे हैं और कोई भी पार्टी जो है भाग नहीं सकती कॉन्ट्रैक्ट से, आप हट नहीं सकते पीछे। तो आपको क्या करना होगा, बैंक को जाकर के बोलना होगा कि सर ऐसा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था अब एग्जीक्यूट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई समस्या हो गई है मेरे सामने कि वो कार मुझे मिलनी नहीं है, डूब गई है जहाज, पानी की जहाज थी डूब गई है और मेरी कार आएगी नहीं मेरे पास में। तो ऐसे में मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना। तो बैंक को जब आप इन्फॉर्म करेंगे तो बैंक आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर देगा। क्या करेगा? कैंसल कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैंसल किया जाता है। ये नहीं कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं, खुद ही भाग गए, नेपाल चले गए, नहीं। आप जाकर के बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होगा। बदले में अगर कुछ बैंक को नुकसान होगा तो वो आपसे भरपाई करवाएगा। अगर कुछ बैंक को फ़ायदा हुआ होगा तो वो आपको वापस देगा। दोनों बातें होती है, ऐसा नहीं है कि बैंक यहाँ पर पीछे हट जाएगा। अगर बैंक को नुकसान है तो आप भरोगे, अगर बैंक को फ़ायदा है तो बैंक आपको वो फ़ायदा वापस देगा। क्योंकि ये सोचो ना, ₹77 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जिस समय आप कैंसल करने गए उस समय ₹80 का हो गया है डॉलर, है ना? क्या हो सकता है? 72 रुपीज़ का हो गया डॉलर। इसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर आता है, ठीक है? अब मान लो कि एक सिचुएशन ये हुई कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसल ही हो गया। एक सिचुएशन और हुई, मान लेते हैं, पता चलता है कि कार जो है आपको सर डिलीवर तो हो जाएगी लेकिन यहाँ से निकलने में लेट हो गई है, तो 6 महीने की जगह पर 10 महीने लग जाएँगे। 10 महीने लग जाएँगे। तो अब अगर कार 10 महीने बाद पहुँचेगी तो पेमेंट भी मैं 10 महीने बाद ही, 10 मंथ के बाद ही करूँगा। तो ऐसे में मैं बैंक के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि सर ऐसा करो कि भई 6 महीने बाद तो मुझे पैसे देने थे लेकिन अभी 6 महीने में कार आएगी नहीं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर दो। और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करके रीबुक कर दीजिए 10 महीने के लिए। तो ये चीज़ है, कैंसेलेबल एंड रीबुक्ड, समझ गए? तो अगर मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो कैंसल करके रीबुक करवा लूँगा। अगर कैंसल ही करना है तो कैंसल करवा दूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ओके। उसके बाद में कस्टमर विथ लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम आर परमिटेड टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अप टू अ लिमिट बेस्ड ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस बेसिस विदाउट अंडरलाइंग एट द टाइम ऑफ बुकिंग। बोलते हैं कि मतलब अगर कोई कस्टमर अच्छा है, उसकी ट्रांज़ैक्शंस ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में अगर उसके पास कोई बिल नहीं है, कोई अंडरलाइंग चीज़ नहीं, तब भी हम एक सर्टेन लिमिट तक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेते हैं, वरना नहीं करते हैं। बस यही इतना था सर, पूरी समरी जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। फिर से समझाता हूँ। अब आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा जो पहले की लाइनें थी। जो ये शुरू की लाइनें थी ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अ फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन दैट कवर्स अ ट्रांज़ैक्शन व्हिच इज़ एग्जीक्यूटेड टुडे। तो ये ट्रांज़ैक्शन आज एग्जीक्यूट हो रही है और रेट भी आज ही 77.12 का आज ही डिसाइड हो रहा है, आज ही एग्री किया जाता है। लेकिन सेटलमेंट आज से 6 महीने बाद, एग्रीड फ्यूचर डेट यानी आज से 6 महीने बाद होती है, ठीक है? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो कैलकुलेशन की जाती है, उसमें 2 चीज़ें, एक तो स्पॉट रेट यूज़ किया जाता है और दूसरा इंटरेस्ट रेट, दोनों करेंसी का यूज़ किया जाता है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए उन्होंने बोला कि मान लीजिए एक इम्पोर्टर है, उसको डॉलर की पेमेंट करनी है 6 महीने बाद, आज फ्रॉम नाउ आज से 6 महीने बाद पेमेंट करनी है। यानी इन्होंने माना कि एक आज 1 जनवरी 2027 है और 30 जून 2027 को उसको डॉलर की पेमेंट करनी है आज से 6 महीने बाद। तो इम्पोर्टर वुड हैव टू बाय यूएसडी एग्जैक्टली 6 मंथ फ्रॉम नाउ। भाई भाई उसके बाद डॉलर तो है नहीं, तो उसको खरीदना पड़ेगा बैंक में जाकर के और तब वो डॉलर दे पाएगा और वो भी 6 महीने बाद खरीदना पड़ेगा। तो हाउएवर उसे श्योर नहीं होता भाई कि डॉलर का रेट आज से 6 महीने बाद क्या हो जाएगा। तो ऐसे में वो क्या करता है, बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है आज ही वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हमें डॉलर बाई करने हैं आज से 6 महीने बाद और रेट भी उसी समय ही तय हो जाता है, ठीक है? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है जहाँ पर 2 पार्टियाँ किसी ट्रेड के लिए
कि डॉलर खरीदना है या बेचना है इसके लिए एग्री करती हैं और किसी विशेष फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी आज से 3 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद। अब यहाँ पर कंसीडर करिए कि 30 जून 2027 को डॉलर का रेट 74.32 है, 1 महीने बाद ये है, 2-3 महीने बाद ये है, 6 महीने बाद ये है। बैंक ऐसे दिखा देता है कि भाई आओ तुम, अब बताओ कब का चाहिए तुम्हें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? बोलते हैं सर कि हमें 3 महीने बाद, इस रेट पर फिक्स कर लो, अगर 6 महीने बाद चाहिए तो ठीक है? तो इस तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिए जाते हैं। फिर उन्होंने बोला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भाई ये बायर और सेलर आमने-सामने बैठ करके डिस्कस करते हैं। ओवर द काउंटर एग्रीमेंट हुआ ये, ठीक है? उसके बाद में टर्म्स और कंडीशंस क्या रहने वाली हैं, वो हर एक पार्टी की नीड पर निर्भर करता है। कोई भी मनी जो है हैंड्स को चेंज नहीं करती है। कॉन्ट्रैक्ट पहले नेगोशिएट किया जाता है और उसके बाद में मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया जाएगा, तो कोई भी पैसा आपस में लेन-देन नहीं होता है। सेटलमेंट मैच्योरिटी पर होता है। सेटलमेंट का मतलब ध्यान रखिए दोनों तरफ का, रुपए आएँगे, डॉलर जाएगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से पीछे खुद अपने आप नहीं हट सकती। दोनों पार्टियाँ मिल करके डिसाइड करेंगी। मतलब मेरा मन है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर रहा हूँ तो नहीं पॉसिबल है। दोनों पार्टियाँ एक साथ होनी चाहिए, ठीक है? तो बोथ द पार्टी ऑब्लाइज्ड टू फिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म। ठीक, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करके भाग नहीं सकता है। कैंसल किया जा सकता है लेकिन उसका तरीका है, जैसे आपको कैंसल करना तो आप बैंक जाइए, बैंक को इन्फॉर्म करिए, बैंक एग्री करेगा तब कैंसल, ठीक है? ये नहीं कि अपना मन से बना लिया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं, तो दैट इज़ नॉट अलाउड, ओके? यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक बार कर दिए तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बोला कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बुकिंग अगर आप करनी है, तो अंडरलाइंग कोई न कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई न कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई ऑर्डर होना चाहिए, आदेश, या फिर कोई लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, या फिर कोई इनवॉइस होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री बिल जिसे कहते हैं, इनवॉइस वगैरह आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बुक किया है तो उसको कैंसल भी कर सकते हैं, उसको रीबुक भी किया जा सकता है और अगर कोई फ़ायदा होता है, एक्सचेंज गेन अगर कोई फ़ायदा होता है तो वो कस्टमर को दिया जाता है, पास्ड ऑन टू द कस्टमर दिया जाता है। अगर घाटा होगा तो कस्टमर से ही वसूला जाता है। फिर उन्होंने बोला कि कस्टमर बहुत बड़े अमाउंट में ट्रांज़ैक्शन करता है, तो ऐसे में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर वो करना चाहे और अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल नहीं है या बिल नहीं अवेलेबल है, इनवॉइस नहीं अवेलेबल है, तो भी एक सर्टेन लिमिट तक उसके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक कर सकता है। अब आती है सर फ्यूचर की बात, ठीक? फ्यूचर तो एक लाइन में अगर मैं समराइज़ करूँ, ये यही सबसे काम की बात है। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। बस एकदम सरल सी बात में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बशर्ते कि उसकी ट्रेडिंग अब एक्सचेंज पर होती है, ओटीसी नहीं होती। दिस इज़ ओटीसी, ठीक है? तो अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर कर लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक? तो पढ़िए वही चीज़ फिर से। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए स्टैंडर्डाइज़्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना? भई स्टैंडर्डाइज़ होगा कि नहीं होगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। भई स्टैंडर्डाइज़ होगा ही क्योंकि एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये मैंने बताया ही आपको। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज़्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है अ लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल सम एसेट यानी रुपया वो डॉलर, यूरो वगैरह एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस यानी रेट पहले से फिक्स रहता है एट ए स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 दिन बाद, है ना? बिटवीन पार्टी नॉट नोन टू ईच अदर। लेकिन ये जो एग्रीमेंट होता है, यहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे को नहीं जानती हैं। एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है ना, तभी तो ये एक दूसरे को नहीं जानेंगी ना। वो बिटवीन पार्टीज नो नॉट नोन टू ईच अदर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने, यानी पार्टियां एक दूसरे को नहीं जानती हैं। यहाँ आइए, अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ ध्यान करिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में द कॉन्ट्रैक्ट इज निगोशिएटेड डायरेक्टली बाय बायर एंड सेलर। खुला लिखा हुआ है कि यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बायर और सेलर आमने सामने बैठ करके सीधा निगोशिएट करते हैं, खुद आपस में। तुम बताओ कितने का दोगे, है ना? जैसे हम प्लॉट खरीदने जाते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये बात नहीं होती। यहाँ दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती ही नहीं है। आपका प्लॉट बिक रहा है, कौन ले रहा है आपको नहीं पता है। ओके, वो वाली सिचुएशन। द एसेट ट्रांजेक्टेड इज यूजुअली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर कमोडिटी। अब यहाँ जो हमने बोला ना कि यहाँ पर जो है एक एसेट को जो है खरीदा या बेचा जाता है, टू बाई और सेल एसेट। तो एसेट में कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या कोई कमोडिटी हो सकती है, ठीक है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। एक्सचेंज पर ट्रेड करने की वजह से ये कैसा होता है सर? एक्सचेंज पर ट्रेड करने की वजह से ये जो है स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्डाइज़ होता है।
अब आता है सर, दो तरीके के फ्यूचर होते हैं, एक करेंसी फ्यूचर और एक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, दोनों के बारे में हमें बात करनी है। पहले करेंसी फ्यूचर देखते हैं। करेंसी फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट दैट specify the price in one currency at which another currency can be bought or sold at a future। वही सेम चीज, करेंसी फ्यूचर एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि $1 मान लो 75 रुपीज का डिसाइड किया गया आज से 3 महीने बाद। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, आज की डेट के नहीं होंगे, भविष्य के होंगे, करेक्ट है ना। T+2 से ज्यादा के होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर डिसाइड होता है एक करेंसी दूसरी करेंसी के बदले में कितने में बिकेगी, भविष्य में, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि स्पेसिफाई करता है द प्राइस इन वन करेंसी एट व्हिच अनदर करेंसी कैन बी बॉट और सोल्ड, यानी कि जैसे $1 खरीदने या बेचने के लिए 75 रुपए लगे, आज से कब, फ्यूचर डेट पे 3 महीने बाद, यही करेंसी फ्यूचर होता है। करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली बाइंडिंग एंड काउंटर पार्टीज दैट आर स्टिल होल्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन expiration date must deliver the currency amount at the specified price on the specified delivery date। तो भाई ध्यान रखिए, जो करेंसी फ्यूचर्स होते हैं ये लीगली बाइंडिंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीगल शब्द का ये यूज कर रहे हैं। लीगल क्यों? क्योंकि अगर आप भाग जाओ, जो नहीं बोलते कि वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा ही नहीं, लीगली बाइंडिंग है, आपको कोर्ट में भी घसीटा जाएगा, लीगली बाइंडिंग का मतलब है। तो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं लीगली बाइंडिंग होते हैं। और काउंटर पार्टी, अगर काउंटर पार्टी यानी दोनों पार्टियों ने अभी भी कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है, कैंसिल नहीं कर दिया है, होल्डिंग मतलब अभी भी कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, एक्सपायरी डेट पर कैंसिल नहीं कर दिया है, तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को करेंसी अमाउंट डिलीवर करेंगी जिस भी प्राइस पर बात हुई है और जिस भी डिलीवरी डेट की बात हुई है। जैसे हमने बात करी भाई कि हम $1 75 रुपीज का बाई करेंगे, ऐसा कस्टमर ने बोला है, ठीक, और टोटल $1,00,000 उसे बाई करना है, कब, 3 महीने बाद। तो सर जब 3 महीने बीतेंगे, जब 3 महीने बाद वो दिन आएगा, तो ये कस्टमर जो है $1,00,000 पाएगा, मतलब रिसीव करेगा, और वो बदले में $1,00,000 इंटू जो है 75 रुपए के हिसाब से 75 लाख रुपए जो है बैंक को देगा, 75 लाख रुपए बैंक को देगा, बदले में $1,00,000 करेंसी नोट पाएगा, ठीक है, कब, 3 महीने बाद। वही बात ये बोली जा रही है यहाँ पर। करेंसी फ्यूचर्स में बी कॉन्ट्रैक्टेड विथ नॉन स्टैंडर्डाइज करेंसी फॉरवर्ड व्हिच ट्रेड ओटीसी। मतलब ये बोलते हैं, अगर मान लो आपको नॉन स्टैंडर्डाइज करेंसी फ्यूचर चाहिए, तो वो जो है ओवर द काउंटर पे पॉसिबल है, एक्सचेंज पर नहीं किया जा सकता। फिर है डिफरेंस की बात करें भाई, थोड़ा सा इन्होंने बताया कि भाई डिफरेंस देखो, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर कोई नई चीज हम नहीं सीखी। जैसे देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इधर है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इधर है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होता है क्योंकि भाई ये एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, ये ओवर द काउंटर होता है, तो ऐसे में ये स्टैंडर्ड रहता है, यहाँ नॉन स्टैंडर्डाइज अमाउंट रहती है। फिक्स्ड मैच्योरिटी होगी भाई, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है तो मैच्योरिटी पहले से सेट है, यहाँ मैच्योरिटी फ्लेक्सिबल रहती है। ये एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं, ये ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं। इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड व्हिच इज मार्क टू मार्केट, मतलब कहने का यहाँ मार्जिन की जरूरत होती है, कहाँ पर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके की मार्जिन की जरूरत नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया चल जाएगा काम। ट्रेडेड ड्यूरिंग एक्सचेंज आवर्स, यानी जब तक फॉरेन एक्सचेंज या फिर जो एक्सचेंज जहाँ पर भी हम ट्रेड कर रहे हैं वो चलेगा, तब तक आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ये 24/7 ट्रेड किया जाता है, कहने को 24/7 ट्रेड है ओटीसी की, लेकिन बैंक अगर बंद रहेगा तो कहाँ ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन दुनिया के किसी न किसी कोने में मतलब वो वाली स्थिति रहती है। काउंटर पार्टी यहाँ एक दूसरे को पता ही नहीं होती फॉरवर्ड फ्यूचर वाले में, और यहाँ पर ओटीसी में आमने सामने बैठ करके जो है काउंटर पार्टी इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगभग सारी बातें हमने यहाँ समझी हुई हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं करेंसी फ्यूचर का। बाइंग अ $US FX future on the National Stock Exchange at 75.50 means the buyer is agreeing to buy USD 1000 at $1.75 का, सिंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में USD $1000 का होता है। मतलब कहने का कि मान लो कोई कस्टमर है, ठीक है, उसने क्या खरीदा, $US का फॉरेक्स फ्यूचर खरीदा, उसने $US का फ्यूचर खरीदा हुआ है एनएससी पर
कितने रुपए में? 75.50 का, यानी $1 इक्वल टू 75 रुपये 50 पैसे। तो उसने कस्टमर ने डॉलर का फ्यूचर खरीदा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी ये डॉलर का फ्यूचर बाई किया है, वो किस बात के लिए एग्री है कि भाई मैं $1 जो है 75 रुपये 50 पैसे का खरीदूँगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि क्या है कि एनएससी पर जो ये एफएक्स फ्यूचर की लॉट है, वो $1000 की होती है। कितने की होती है? $1000 की होती है। यानी मतलब यहाँ $1000 का लॉट होता है। अगर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो $1000 आपको खरीद, ठीक है? तो क्या समझना है? कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे? इफ द बायर लेट्स द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, दे आर रिस्पांसिबल फॉर बाइंग $1000 एट 75 रुपीज़ पैसे। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल ना किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सपायरी पर आता है, मैच्योरिटी पर आता है, तो उनको $1000 खरीदना पड़ेगा और 75 रुपये 50 पैसे पर डॉलर के हिसाब से, है ना? $1000 का पे करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये सर? मेरे ख्याल से 75,500 रुपए उनको पे करने पड़ेंगे, बदले में $1000 मिलेगा। ऑन द फ्लिप साइड यानी दूसरी तरफ अगर देखें, सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड नीड टू डिलीवर द यूएस डॉलर एंड रिसीव हाइनर। भाई क्या होगा? कस्टमर अगर जो है रुपए देगा 75,500, तो बदले में आपको डॉलर देने पड़ेंगे। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये बोलते हैं कि एक एजम्पशन करिए, एज्यूम अ हाइपोथेटिकल कंपनी XYZ which is based in India is heavily exposed to foreign exchange risk in August and wishes to hedge against its projected receipt of $1 million in November। तो एक हाइपोथेटिकल कंपनी है XYZ जो कि इंडिया में बेस्ड है और उसका बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोजर है अगस्त के महीने में, और वो उसे हेज करना चाहती है क्योंकि उसको $1 मिलियन मिलने हैं, है ना? रिसिप्ट होगी, $1 मिलियन उसको मिलेगा। कब? नवंबर में। और ये बात हम कब कर रहे हैं सर? अगस्त के महीने में। यानी करंटली अगस्त चल रहा है और उसको, उस कंपनी को नवंबर में $1 मिलियन मिलने वाले हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा सर यहाँ पर? इन अगस्त द कंपनी वुड सेल यूएसडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन एनएससी एट 75.50। तो कंपनी क्या करेगी? जो है $1 मिलियन उसको मिलने वाले हैं, तो कंपनी जो है यूएसडी फ्यूचर बेचेगी, सेल करेगी। अब यहाँ पर एक कंसर्न मेरे दिमाग में आता है कि सर यूएसडी ये जो फ्यूचर सेल क्यों कर रही है, बाई क्यों नहीं कर रही है? भाई अगर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो खरीदा और बेचा दोनों जा सकता है, तो बेच क्यों रही है, खरीद क्यों नहीं रही है? तो समझिए इस बात को कि अभी से कि इट इज अगस्त और मामला इसका नवंबर महीने का है, तो नवंबर में उसको $1 मिलियन मिलने वाले हैं। $1 मिलियन उसके पास आएगा, $1 मिलियन कंपनी के पास आएगा, तो कंपनी क्या करेगी? उस $1 मिलियन से कुछ काम चलेगा नहीं, तो उस कंपनी को रुपए चाहिए होंगे, रुपए चाहिए होंगे। उसके पास $1 मिलियन है, तो वो क्या करेगी? उस $1 मिलियन को बेचेगी, सेल करेगी ताकि उसको रुपए मिल जाए। $1 मिलियन कंपनी बेचेगी, बैंक के पास जाएगा और बदले में रुपए मिलेंगे। तो चूँकि यहाँ $1 मिलियन बेचने हैं, इसीलिए जो है उसने, कंपनी ने सेल किया है यूएसडी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए कंपनी ने यूएसडी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है 75.50 रुपीज़ पर। यूएसडी एफएक्स का जो फ्यूचर है उसकी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट कितनी की है? 1000। यानी कि एक अगर कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो $1000 खरीदोगे, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बेचोगे तो $1000 बेचोगे, ठीक है? तो अब $1 मिलियन बेचने हैं, $1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब होता है फ्रेंड 10 लाख डॉलर, और 10 लाख डॉलर में एक कॉन्ट्रैक्ट में $1000, एक कॉन्ट्रैक्ट में $1000, 10 1000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़े। जो कहने का मतलब है वो ये है कि हमें 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचने होंगे, 1000 कॉन्ट्रैक्ट बेचने होंगे और हर एक कॉन्ट्रैक्ट में $1000 रहेगा, तो कुल मिलाकर के $10 लाख या $1 मिलियन बेच पाएँगे, ठीक है? तो XYZ कंपनी देयरफॉर सेल करती है 1000 यूएसडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू हेज इट्स प्रोजेक्टेड रिसीप्ट ऑफ यूएसडी 1 मिलियन।
अब समझ में आया कि भाई 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों बेचने पड़े? बेचना क्यों पड़ा पहले वो समझा हमने कि भाई बेचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमको डॉलर जो आएगा वो बेचना है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देंगे, उसी के अगेंस्ट में हमारा डॉलर बिक जाएगा। अब 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों बेचने पड़े? क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में $1000 आते हैं। तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट में 1 मिलियन हमारा पूरा हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली इफ यूएसडी डेप्रिशिएट 74.50, अब मान लो कि भविष्य में ऐसा होता है, हमने कितने पे कॉन्ट्रैक्ट किया है? ₹75.50 पे, यानी $1 हम भविष्य में 75.50 रुपीज़ का बेच देंगे, ठीक है? भविष्य में ये रेट ₹74.50 का हो जाता है। कितने का? ₹74.50 का हो जाता है। तो अब क्या होगा? कंपनी को नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर सोचो ना, यहाँ पर $1,00,000 अगर $1,00,000 बेचेगा तो कंपनी को मिलता 75 कितने रुपए में? और अगर जो मार्केट का असली रेट देखा था 74 पॉइंट, ₹1,00,000 घट गई वैल्यू, ₹1,00,000 का नुकसान हो रहा है उसको। लेकिन चूँकि कंपनी ने ₹75.50 पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो वो 75.50 पर ही बेचेगी। कंपनी को नुकसान यहाँ पर नहीं होने वाला है। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट का यही फ़ायदा होता है कि भले अब डॉलर की वैल्यू ₹20 हो जाए सर, ₹20 का डॉलर हो जाए, तो कंपनी को कितना मिलेगा? टोटल ₹20,00,000 कितना मिलेगा? ₹20,00,000 समझने के लिए, ठीक है? तो कंपनी को कुल 20 लाख मिलेंगे, यहाँ कितना मिल रहा है? 75 लाख रुपए। तो कंपनी यहाँ पर अपने आप को सेफ ज़ोन में ले आती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? सोचो कि डॉलर का रेट ₹80 का अगर हो जाए, ₹80 का हो जाएगा तो 80 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनी को 70 लाख रुपए ही मिले। ठीक है। तो भाई एक जगह फ़ायदा पाओगे, दूसरी जगह नुकसान होगा। लेकिन कंपनी को डर इस बात का रहता है कि कहीं डॉलर का रेट गिर ना जाए। तो इसलिए गिरने से अपने आप को बचाना चाहती है, बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिर जाए तो नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए वो नुकसान से बचाने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसने करा हुआ है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर जो है डॉलर डेप्रिशिएट कर जाता है ₹75 74.50 के अगेंस्ट आईएनआर, द कंपनीज़ प्रोजेक्टेड रिसिप्ट इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस फॉल इन एक्सचेंज रेट ऑफ यूएसडी। मतलब कंपनी को भाई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसने क्या किया है, they have locked their rate so they get to sell their dollar at the rate they locked in, यानी कि 5.50। तो भाई उन्होंने पहले से ही रेट लॉक कर रखा है, तो वो ₹75.50 पर ही बेच ले जाएंगे, वो घाटा नहीं होना है। लेकिन हाउएवर द कंपनी फॉरफिट, कंपनी को नुकसान हो जाएगा कोई भी बेनिफिट अगर डॉलर एप्रिसिएट कर जाता है, मान लो ₹76 का हो गया, तो कंपनी को जो फ़ायदा होने वाला था वो छोड़ देना पड़ेगा, फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दे आर स्टिल फोर्स्ड टू सेल देयर डॉलर एट द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि भले ही डॉलर 76 रुपीज़ का होगा लेकिन आपको 75.50 पर ही बेचना पड़ेगा, मीन्स गिविंग अप द गेन रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ अगस्त दे वुड हैव हैड इफ नॉट हैड सोल्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बोलते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो उनको जो फ़ायदा होने वाला है वो फ़ायदा अब छोड़ देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो हियर वी हैव डिस्कस्ड भाई फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर एक स्टैंडर्डाइज़्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है बाय या सेल करना किसी भी एसेट को। 2 पार्टियों के बीच में ये डिसीजन होते हैं, पहले से ही रेट डिसाइड होता है और फ्यूचर डेट पर ये सेटल किया जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। करेंसी फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो भाई करेंसी फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पर एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी खरीदी या बेची जाती है फ्यूचर की डेट में। करेंसी फ्यूचर लीगली बाइंडिंग होते हैं, यानी कोई पार्टी पीछे हट नहीं सकती है। अगर काउंटर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करे, होल्ड करके रखें मैच्योरिटी डेट तक या एक्सपायरी डेट तक, तो दोनों पार्टियों को एक दूसरे को करेंसी डिलीवर करनी पड़ेगी, जो भी अमाउंट होगा, डॉलर देना पड़ेगा या रुपए लेना पड़ेगा, जो भी कहानी हो उसकी। चांद ने बोला कि डिफरेंस देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर ट्रेड होता है तो स्टैंडर्ड अमाउंट है, मैच्योरिटी डेट फिक्स है, एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं, मार्जिन देना पड़ता है, एक्सचेंज आवर में ट्रेड किए जाते हैं और काउंटर पार्टी एक दूसरे से अननोन होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जस्ट उल्टे होते हैं, इसमें नॉन स्टैंडर्डाइज है, अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, मैच्योरिटी फ्लेक्सिबल है, ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं, कोई मार्जिन की जरूरत नहीं है, 24/7 ट्रेड किए जाते हैं और काउंटर पार्टी एक दूसरे को डायरेक्टली जानती हैं। फिर उन्होंने बोला कि मान लो कि कोई कोई व्यक्ति है, वो बोले कि मैं यूएस डॉलर का एफएक्स फ्यूचर खरीद रहा हूँ एनएससी पर, तो इस रेट पर, इसका मतलब ये हुआ कि वो $1000 खरीद रहा है ₹75.50, क्योंकि एनएससी पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है $1000 का होता है। अगर बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने देता है, यानी कि मैच्योरिटी डेट यदि आ जाती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि $1000 $75.50 के हिसाब से खरीदे
और सेलर की ज़िम्मेदारी होगी कि वो उल्टा करे, मतलब कहने का अगर मैं डॉलर खरीद रहा हूँ, तो सेलर को डॉलर बेचना पड़ेगा, इसमें डाउट नहीं है। अभी उन्होंने बोला मान लो एक कंपनी XYZ है, उसको जो है अ, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और नवंबर महीने में $1 मिलियन मिलने वाले हैं। अब कंपनी डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी अगस्त में रेट कुछ अलग है, नवंबर आते-आते रेट अगर गिर गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में कंपनी जाती है फॉरेन एक्सचेंज में और वहाँ यूएसडी के फ्यूचर बेच देती है, सेल कर देती है, क्योंकि डॉलर बेचने हैं तो ये आपका फ्यूचर बेच दिया 75.50 पे, यानी कि अब रेट फिक्स हो गया कि हम जो है जब भी डॉलर बेचना होगा नवंबर में, तो हम 75.50 पर ही बेचेंगे। अब चूँकि यूएसडी फॉरेक्स फ्यूचर जो है 1 यूनिट, 1 कॉन्ट्रैक्ट जो है $1000 के बराबर होता है, ऐसे में 1000 कॉन्ट्रैक्ट बेचने पड़ेंगे, तब जाकर के 1 मिलियन मिलेगा। 1000 कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन मिलेगा। कॉन्सिक्वेंटली यूएसडी ₹74.50 पर अगर मान लो घट कर चला आता है, तो भी इसमें कंपनी को नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ₹75.50 पे हुआ है, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है, ठीक है? लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि अगर डॉलर एप्रिशिएट कर गया, मजबूत हो गया, तो वो जो फ़ायदा होने वाला था, वो फ़ायदा अब आपको नहीं मिलेगा, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। सर दूसरा फ्यूचर होता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, जिसे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट या एफआरए बोला जाता है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर या फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एफआरए बोल देते हैं, ठीक है। एन एफआरए इज लाइक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट, इट इज ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। एफआरए जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन डॉलर वगैरह का ना होकर के इंटरेस्ट रेट का फॉरवर्ड रेट, समझ गए? तो अगर डॉलर पर करते हैं तो उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दिया है तो उसे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, रेट का एग्रीमेंट बोलते हैं और ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होता है। इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट फ्यूचर। मतलब ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर हम इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सचेंज करते हैं बेस्ड ऑन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर डेट की, ठीक है। कंसीडर मान लीजिए एक कंपनी है जिसको एक्सपेक्टेड है रिक्वायरमेंट ऑफ लोन आफ्टर 3 मंथ। थोड़ा सा इसको सरल भाषा में मैं क्या होता है, मान लो कोई एक कंपनी है, कंपनी जो है उसको आज से मान लो 3 महीने बाद लोन की ज़रूरत। अभी मौके पर कंपनी देख रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% का, कंपनी को 3 महीने बाद लोन चाहिए, तो कंपनी को डर लगता है यार ऐसा ना हो कि कहीं 10% या 12% रेट, 10% या 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। तो कंपनी क्या करती है, बैंक के पास जाती है और वहाँ एफआरए कर लेती है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लेती है। भाई हम ऐसा है कि हम आपको सिर्फ 8% देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे जो हो जाए। यही है एफआरए का काम, ठीक है। अब दूसरा भी केस होता है, सोचो कि जो है आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है एफडी पर। आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आज से 6 महीने बाद जो पैसे मिलने हैं, तो एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाए। तो आप फिर उस केस में एफआरए कर लेते हैं, फिर हमको 8% पे करना, मार्केट में चाहे जो चले। दैट्स एफआरए का काम। एफआरए का यही कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा-सा और समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसको जो है 3 महीने बाद लोन की ज़रूरत है। इट इज़ कंसर्न्ड कि जो है इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा करंट लेवल से और हेंस इट मे हैव टू पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन। कंपनी को आज से 3 महीने बाद लोन चाहिए, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 चल रहा है, कंपनी को लगता है कहीं ऐसा ना हो 12% हो जाए, तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए कंपनी कैन एंटर इनटू एफआरए विथ इट्स बैंकर वेयर इट पेज फिक्स इंटरेस्ट रेट टू हेज और फिक्स इट्स बोरोइंग कॉस्ट टुडे फॉर अ रिक्वायरमेंट आफ्टर 3 मंथ। तो बैंक क्या सॉरी कंपनी क्या करेगी, अपने बैंक के साथ एक एफआरए कर लेगी, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लेगी, जहाँ पर वो फिक्स कर देगी कि आज से हमारा 3 महीने बाद जो मैं लोन लूँगा उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। फिक्स रेट एग्रीड वाया द एफआरए विल बी कंपेयर्ड टू द बेंचमार्क रेट एट सेटलमेंट डेट टू डिटरमाइन द सेटलमेंट अमाउंट। मतलब कहते हैं कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने सेट किया हुआ है वो किसी बेंचमार्क रेट पर आधारित होगा और सेटलमेंट डेट को ये डिसाइड किया जाएगा कि सेटलमेंट अमाउंट कितनी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ देखिए, इफ अ कॉर्पोरेट हैज टू बारो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 month from now, it is referred as 3x6 FRA, meaning beginning 3 months from now and ending 6 months from now, means loan for 3 month। ठीक है, काम की बात क्या है, आपसे एग्जाम में सर पूछते हैं कि 3x6 FRA का क्या मतलब है। सिंपल सा ये है
कि 3x6 FRA का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है सर कि आज से 3 महीने बाद लोन चाहिए और अगले 3 महीने के लिए चाहिए। 3 मतलब कब चाहिए? आज से 3 महीने बाद और टोटल कितने समय के लिए चाहिए? टोटल 6 महीने है। तो उसमें से लोन कितने के लिए? 6 माइनस 3 कहानी इतनी सी है, समझो चाहे जैसे कि। तो बोलते हैं कि भाई कॉर्पोरेट को 3 महीने बाद लोन लेना है 3 महीने के लिए, तो इसे 3x6 FRA कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बिगिनिंग 3 मंथ फ्रॉम नाउ। आज से 3 महीने बाद लोन लिया जाएगा। 3x6 आज से 3 महीने बाद मैं लोन लूँगा, जो कि खत्म होगा एंडिंग 6 मंथ। भाई 6 महीने पर खत्म होगा। आज से 3 महीने बाद तो मैं लोन लूँगा और लोन खत्म हो जाएगा 6 मंथ में। तो मतलब कुल मिलाकर के लोन कितने समय के लिए रहा? 3 ही महीने के लिए तो रहा। वही बात ये कह रहा है, ठीक है? इसी तरीके से एक आधे और देख लेते हैं, आधे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे 6x9 मान लीजिए, 6x9 अगर FRA है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर कि कंपनी को आज से 6 महीने बाद लोन चाहिए। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। और टोटल जो है ये टेनर कितना रहेगा? सर टोटल 9 महीने का। तो लोन कितने महीने के लिए लिया उसने? भाई 6 महीने बाद चाहिए और टोटल 9 महीने, तो 3 मंथ के लिए लोन। ये लोन है और ये फ्रॉम नाउ है। आज से अगले 3 महीने, ठीक है? 6x9 ओके। अब 3x6 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 3x6। 3x6 का मतलब तो हमने बता ही रखा था। अच्छा मान लीजिए 3x12 हो तो इसका क्या मतलब है कि आज से 3 महीने बाद लोन चाहिए, ठीक है? और टोटल अवधि 12 मंथ की है, तो लोन जो है 9 मंथ की। यही चीज़ है FRA में। खूब पूछा जाता है, जो मैंने आपको ये बात समझाई हुई है, सबसे ज़्यादा यही आगे बढ़ते हैं। If the corporate buys an FRA, then it undertakes to pay a particular fixed rate and receive a floating rate. Hence, it hedge against any rise in the interest rate. मतलब अगर कोई भी कारपोरेट बाई करता है, खरीदता है, देखो FRA खरीदे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं। तो अगर कोई भी कारपोरेट FRA बाई करता है, तो वो ये फिक्स करता है कि मैं पे करूंगा। ही वांट टू पे अ फिक्स रेट एंड ही वांट टू रिसीव अ फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट का मतलब रेट फिक्स है, जैसे हमने कहा 8% तो 8%। फ्लोटिंग रेट का मतलब ये होता है जो बदलता रहे। इस महीने 6% है, अगले महीने 3% है, अगले महीने 9% है, उसके अगले महीने 8% है। फ्लोटिंग रेट हो गया। तो मतलब यहाँ पर पे करेंगे फिक्स रेट और वापस लेंगे फ्लोटिंग रेट। तो अगर कोई भी राइज होती है इंटरेस्ट रेट में, तो उसमें प्रोटेक्शन मिलती है, राइज होती है। समझते हैं कैसे? इसी चीज का ये जो लाइन आपको लिखी का मतलब मैं एग्जांपल से दे रहा हूँ यहाँ पर अलग से ऐड करके। तो मान लीजिए कि आज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, लेकिन कंपनी का जो CEO है उसे डर लगता है कि कहीं महंगाई की वजह से इंटरेस्ट रेट 10% 10% ना हो जाए। जब उन्हें 6 महीने बाद आज से लोन लेना है, तो इंटरेस्ट रेट कहीं 10% ना हो जाए। आज कितना है? 8%। तो बैंक क्या करता है, सॉरी वो कंपनी क्या करती है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ABC बाइज एंड FRA। तो FRA खरीद लिया किसने? ABC कंपनी ने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट खरीद लिया और नोशनल अमाउंट ऑफ 100 करोड़। नोशनल अमाउंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये अमाउंट कभी एक्सचेंज नहीं करी जाती, मतलब सिर्फ दिखावे का पैसा है। 100 करोड़ रुपए सिर्फ नोशनल अमाउंट है, ना ये उधर जाएगा ना इधर आएगा। लेकिन फिर जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करो? 1000 करोड़ का मतलब अगर 100 करोड़ ना लिखा हो तो 8% किसका कैलकुलेट करोगे? ये अमाउंट पर लिखी हुई होती है। नोशनल अमाउंट का ये मतलब होता है, यानी कन्फर्म अमाउंट नहीं है ये, डमी डमी अमाउंट जैसा कहानी रहती है, ठीक है? तो अब क्या हुआ यहाँ पे कहानी कि भाई कंपनी जो ये थी हमारी ABC, इसको डर लग रहा था कि कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आज से उसको 6 महीने बाद लोन चाहिए, अभी नहीं चाहिए। आज से 6 महीने बाद लोन चाहिए, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का चल रहा है, उसको ये डर लगता है कहीं 10% ना हो जाए। तो कंपनी ने FRA कर लिया, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लिया और बोला कि भाई हम जो है आज से 6 महीने बाद जो मैं लोन लूँगा उस पर मैं आपको सिर्फ 8% ही दूँगा। हम आपको बैंक को 8% देंगे और बदले में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा होगा बैंक उसको।
तो वही है कि कंपनी एग्री करती है पे करने के लिए एक फिक्स रेट 8% का और दे एग्री टू रिसीव, कंपनी को रिसीव क्या होगा, जो भी फ्लोटिंग मार्केट रेट 6 महीने का मार्केट में चल रहा हो, वो उनको रिसीव होगा। हम यहाँ पर इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, एग्ज़ाम में पूछा सकता है कि अगर मान लो एफआरए जब बाई किया जाता है, व्हेन यू बाई एन एफआरए, तो आप फिक्स रेट पे करते हैं कि फिक्स रेट रिसीव करते हैं, फ्लोटिंग रेट पे करते हैं कि फ्लोटिंग रेट रिसीव करते हैं, यहाँ से सवाल बन जाता है, तो इसलिए तो थोड़ा-सा ध्यान से समझ ठीक। दूसरा सिनेरियो है इफ कॉर्पोरेट हाउस सेल्स एन एफआरए, अगर कोई भी कॉर्पोरेट हाउस एफआरए बेचता है, तो वो अंडरटेक करता है कि उसे रिसीव होगा एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और वो पे करेगा एक फ्लोटिंग रेट। तो अगर जो है कोई भी फॉल होता है इंटरेस्ट रेट में तो उसके अगेंस्ट हेजिंग हो जाती है, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पर आज मान लो मनी मार्केट में यील्ड जो है 7% की, टुडे मनी मार्केट का यील्ड 7% का है। हाउएवर एक्सवाईजेड का ट्रेजरर सोचता है कि सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट जल्दी ही घटा देगा। अभी जो है 7% मिल रहा है, लेकिन डर है कि कहीं 5% एफडी पर इंटरेस्ट ना हो। कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, तो कंपनी क्या करती है, सेल कर देती है एक एफआरए और उसमें वो ये वादा करती है कि भाई देखो 7% अभी चल रहा है, तो मुझे जो है तुम फिक्स 7% देना। एफडी है ये, तो मुझे मिलेगा एफडी में 7% मुझे फिक्स देना, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलना है वो एग्री टू रिसीव में एक फिक्स रेट 7% का होता है। और पे क्या करना होगा, जो भी एफडी पर रेट चलेगा वो मैं फ्लोटिंग रेट पे करता रहूंगा। इतनी बात है। उसके बाद में the principal amount is only notional, there is no commitment on either of the counterparty to either lend or borrow the notional principal amount। वही बात जो कि ये जो प्रिंसिपल मूलधन जो होता है वो नोशनल होता है, क्योंकि कोई भी पार्टी बारो या लेंड नहीं करती है मूलधन को, बारो या लेंड नहीं करती। ठीक, उसी के तहत एफआरए 3x3 होता है। अब चाहे जैसा भी हो, 3x3 हो, 3x6 हो, 3x9 हो, 6x9 हो, 6x12 हो, है ना, 3x12 हो, 9x12 हो, जो भी हो, सभी के क्या मायने होते हैं, जो पहला लिखा हुआ है उतने महीने बाद लोन लेना है, लोन लेना या देना है। आज से 9 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद लोन लेना या देना है। कितने महीने के लिए, तो वो इसमें से घटा दीजिए। 6 में से 3 घटाइए 3 महीने के लिए, 9 में से 3 घटाइए 6 महीने के लिए, 6 में से 9 में से 6 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, बस ठीक है। दैट्स एफआरए। बस यहीं पर बात खत्म होती है। तो भाई देखो हमने यहाँ पर देखा कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कहते हैं। एफआरए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के लिए, ठीक है। ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होता है। फॉरेन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रेट पेमेंट का एक्सचेंज किया जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको आज से 3 महीने बाद लोन की ज़रूरत है, लेकिन उसको ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इंटरेस्ट रेट अभी जितना 8% चल रहा है उससे बढ़ करके 12% हो जाए। तो ऐसे में कंपनी अपने बैंक के पास जाती है, उससे एफआरए कर लेती है कि भाई हम तुमको सिर्फ 8% ही देंगे फिक्स, ठीक है? और बदले में तुम हमको जो भी मार्केट में रेट चल रहा होगा वो वापस करना। तो फिक्स रेट एग्रीड बाय एफआरए कंपेयर टू द बेंचमार्क होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मान लो कोई कॉर्पोरेट है, उसको आज से 3 महीने बारो करना है बाद और 3 महीने के लिए करना है, तो उसे 3x6 एफआरए लिखते हैं। 3x6 एफआरए का मतलब होता है बिगिनिंग 3 मंथ, ये जो पहला वाला 3 है, आज से 3 महीने बाद लोन की शुरुआत होगी एंड एंडिंग 6 मंथ, यानी कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में खत्म हो जाएगा। 3x6 यानी लोन कितने के लिए हुआ? लोन जो है 3 महीने के लिए होता है। फिर उसी में बोला कि भाई अगर कॉर्पोरेट एफआरए को बाई करता है, तो वो क्या करता है? अगर एफआरए बाई करोगे तो फिक्स रेट पे करोगे, क्योंकि तुम्हें ये डर है, ध्यान रखना बाई करने का मतलब खरीदोगे कब? एफआरए बाई कब करोगे और एफआरए सेल कब करोगे? मैं समझाता हूँ थोड़ा। देखो एफआरए बाई, एफआरए सेल, थोड़ा-सा दिमाग खरीदेंगे कब एफआरए को? भाई देखो, हमको हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम खरीदने जाते हैं। मतलब हमारे पास डॉलर नहीं तो हम डॉलर लेने गए। तो उसी तरीके से ये जान लो कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें लोन लेना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा यानी लोन खरीदना समझ लो, ऐसे समझ, ठीक है? तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें लोन लेना पड़ेगा, यानी लोन बाई करना पड़ेगा। तो लोन के केस में क्या स्थिति होती है कि हमको डर किस बात का होगा? लोन में डर किस बात का होगा कि आज 8% है, कल को कहीं 12% ना हो जाए। कि लोन में इस बात से डरे रहोगे कि आज 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, कल को 3% ना हो। इससे डरोगे क्या? नहीं सर, 8% है 3% हो जाए तो अच्छी ही बात है, हमको कम
ब्याज देना पड़ेगा। हम डरते इस बात से कहीं 8% का 12% ना हो जाए। तो यानी हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा 8% दें, यानी कि आई वांट टू पे 8% फिक्स। तो अगर पे करूंगा फिक्स तो रिसीव क्या करूंगा, फ्लोटिंग। क्या रिसीव करूंगा, फ्लोटिंग। ट्रिक दे रहा हूं आपको, ठीक। एफआरएस सेल कब करेंगे, एफआरएस सेल कब करेंगे, जब आपका बहुत पैसा है, ठीक है, पैसा है, बेच रहे हो, ठीक है, एफडी है, तुम्हारे पास एफडी पड़ी हुई है, एफडी बेच रहे हो, खूब सारा पैसा है, बेच रहे हो, तो उस केस में डॉलर तुम्हारे पास है, डॉलर तुम बेच रहे हो। जैसे यहाँ पर हमने डॉलर बाई किया था लोन के रूप में, वैसे यहाँ पर डॉलर हम बेच रहे हैं। तो अगर एफडी है तो एफडी में कब डरोगे, मान लो एफआरएसएल में एफडी का कॉन्सेप्ट लिया हमने, तो एफडी में कब डरते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 10% है, कल को 15% ना हो जाए, या मतलब अभी एफडी पर 10% मिल रहा है, कहीं 6% ना मिलने लगे। आप बताओ डर कहाँ लगेगा मुझे एफडी में, इसमें कि अभी एफडी 10% रिटर्न दे रही है, 15% देने लगेगी? नहीं सर, यहाँ नहीं डर लगेगा। ये डर का केस नहीं, डर का केस ये है कि यार आज 10% एफडी पर रेट मिल रहा है, कल को 6 मिलेगा तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे 10% हर महीने, हर साल दो, मुझे 10% पे करो। तो यानी कि जो है रिसीव करेंगे फिक्स, मुझे हर महीने 10% फिक्स दो या हर साल 10% फिक्स दो। तो पे मतलब जो है, सॉरी, रिसीव करना चाहते हैं हम फिक्स, और पे क्या करना चाहते हैं, जो भी फ्लोटिंग हो, फ्लोटिंग वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा समझाने का मैंने प्रयास किया है। ध्यान रख कर के एग्ज़ाम में बैठिएगा, विल गेट। फिर यहाँ पर हमने बात की प्रिंसिपल अमाउंट नोशनल होती है। किसी पार्टी को कुछ भी पैसे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट देना लेना नहीं पड़ता है। हमने बोला कि भाई 6 क्लास 9 एफआरए का मतलब होता है कि कोई कंपनी है जो 6 महीने बाद बोरोइंग या लेंडिंग, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें होती हैं, सिर्फ उधार लिया या उधार दिया नहीं जाता है, दोनों काम होते हैं। बोरोइंग भी होती है, लेंडिंग भी होती है। एफआरए का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बोरोइंग बोरोइंग, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एग्ज़ाम में वो बोलते हैं बोरोइंग फॉर 3 मंथ, बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर 3 मंथ, इस भाषा वो यूज़ करते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं आपको। तो एफआरए 6 क्लास 9 का मतलब आज से 6 महीने बाद लोन देना है और अगले 3 महीनों। तो बस सर यहीं पर बातें खत्म होती हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हमें ऑप्शन और स्वैप पढ़ना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।